स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त की बड़ी खबर सुन लीजिए। यूक्रेन संकट पर हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक खत्म हो चुकी है और कई अहम निर्णय लिए गए हैं। यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हैं उन्हें लाने का मिशन तेज। पड़ोसी देश जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू पड़ोसी देश जाएंगे। इसका मतलब यह है कि संभावनाएं खंगाली जा रही है। अगर बाई रोड, क्योंकि वीजा की जितनी भी दिक्कतें होती हैं उसको होल्ड पर रख दिया गया है, उसको बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। ऐसे में इस बात को खंगाला जा रहा है कि अगर बाई रोड जो भारतीय छात्र हैं अगर उन्हें पड़ोसी यानी यूक्रेन की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां तक पहुंचा दें, जैसे पोलैंड समझ लीजिए या अन्य जो कंट्रीज हैं, अगर बाई रोड वहां तक पहुंचा दें या फिर किसी अन्य माध्यम से नेबरिंग कंट्रीज तक पहुंचा दें तो फिर वहां से उन्हें आसानी से फ्लाइट के जरिए भारत लाया जा सकता है। इस संभावना को खंगाला जाएगा। नेबरिंग कंट्रीज में अब एक एक मंत्री मोर्चा संभालेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विनीत से। दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत, क्या क्या फैसले हुए? जी, निश्चित तौर पर स्वप्निल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है और जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं जिसमें मुख्यतः छात्र हैं, उन्हें इवैक्यूएट करने की जो पूरी कोशिश है वो की जा रही है। जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि भारत जो है वो मंत्रियों को भेजेगा और साथ ही साथ जैसे कि हम देख रहे हैं कि पोलैंड जो है, पोलैंड में सीमावर्ती राज्य में सीमावर्ती देश है, वहां से लोगों को इवैक्यूएट करने की बात हो रही है। हंगरी से इवैक्यूएट करने की बात हो रही है। तो जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि यूक्रेन का जो एयर स्पेस है वो बंद हो गया है और ऐसे में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनके लिए ये जरूरी है कि उन्हें सीमावर्ती देश पहले लाया जाए और वहां से एयर लिफ्ट करके उन्हें भारत वापस लाया जाए। तो इसी कड़ी में भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि जैसा कि हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि 4 मंत्रियों को भेजा जाएगा और जो फॉर्मेलिटी, वीजा की जो फॉर्मेलिटी होती है या फिर उन्हें लाने की जो फॉर्मेलिटी होती है उसे पूरा किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ऑपरेशन गंगा को जो है वो तेजी देने का काम जो है वो यहां पर किया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी को लेकर के आपसे थोड़ी देर पहले हमारे पीछे जो है वो जस्ट पीछे प्रधानमंत्री आवास है और उसी में प्रधानमंत्री आवास में जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है वहां पर बैठक में हुई है जिसमें तमाम मंत्री मौजूद थे और लगभग 1 घंटे चली बैठक में यह फैसला किया गया है कि ऑपरेशन गंगा में और तेजी लाई जाएगी और सीमावर्ती देशों में जो भारत सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री हैं उन्हें भेजा जाएगा और पूरी तरह से यह कोशिश की जाएगी, कवायद की जाएगी कि वे जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, जो लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उन्हें सकुशल पहले सड़क मार्ग से उन देशों में लाया जा सके और उसके बाद फिर एयर लिफ्ट करवा करके उन्हें इवैक्यूएट करवाया जा सके। जी स्वप्न। हाँ, लेकिन अब जैसा कि हम देख रहे हैं, देखिए जो छात्र वहां से लौट रहे हैं उनकी बातों के 2 निचोड़ हैं। एक तो ये कि सड़कों पर अब चलना या ट्रैवल करना बेहद खतरनाक हो चला है। ऐसे में अगर बाई रोड कोई चीज प्लान होती है तो फिर सेफ्टी कैसे इंश्योर की जाएगी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि ये जो मंत्रियों को नेबरिंग कंट्रीज में भेजा जा रहा है वो शायद इस कारण से, क्योंकि छात्रों की बात का एक दूसरा निचोड़ ये है कि जो एम्बेसी है उससे थोड़ा देर से एडवाइजरी मिली जिसकी वजह से थोड़ा छात्र फंसे भी वहां पर। तो उस चीज को करेक्ट करने के लिए शायद मंत्री मोर्चा संभालेंगे नेबरिंग कंट्रीज में। जी, निश्चित तौर पर अगर मैं आपको छात्रों की बात करें तो निश्चित तौर पर छात्रों की अपनी ग्रीवांसेस हैं, लेकिन जिस तरह से एक वॉर कंडीशन में जिस तरह से हम देख रहे हैं जहां पर बहुत अचानक ही बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो आ जाता है और उसके बाद जो क्राइसिस मैनेजमेंट की जो कोशिश की जाती है वही अभी भारत सरकार यहां पर कर रही है। जैसा कि एडवाइजरी की अगर हम बात करें तो भारत सरकार का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने समय समय पर एडवाइजरी जारी की। 12 फरवरी को भी एक एडवाइजरी जारी की गई थी और उसी के अनुसार फैसले भी लिए गए थे। हालांकि ये अलग मुद्दा है। अब जो है अब वॉर की स्थिति, वॉर में शुरू में हो गया है, क्राइसिस की स्थिति है और उसी क्राइसिस को मैनेजमेंट करने के लिए अभी जो है वहां की एम्बेसी को सक्रिय किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ जो पड़ोसी देशों के जो एम्बेसी हैं उन्हें भी सक्रिय किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि ऐसे में क्योंकि ये एक इमरजेंसी में कंडीशन है
और ऐसे में सही समय पर तेजी से फैसला लिया जा सके, इसीलिए भारत सरकार में की ओर से मंत्रियों को भेजा जा रहा है, वरिष्ठ मंत्रियों को भेजा जा रहा है जिनके पास अनुभव है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरदीप सिंह पुरी को भेजा जा रहा है, जो कि अभी यूडी मिनिस्टर है, शहरी विकास मंत्री हैं, साथ ही साथ उनके पास पेट्रोलियम का भी अतिरिक्त प्रभार है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो भारतीय विदेश सेवा से के अधिकारी रह चुके हैं, उनके पास अपना अनुभव है। तो निश्चित तौर पर यह पूरी तरह से सरकार की ओर से यह कोशिश की जा रही है कि ऐसे लोगों को भेजा जा सके। जनरल वीके सिंह वो भी विदेश मंत्री में रह चुके, विदेश राज्य मंत्री में रह चुके हैं। इसके साथ ही साथ उनके पास भी अपना एक अलग अनुभव है, सेना में रह चुके हैं। इस हिसाब से भी सरकार जिस तरह से ट्रैक 1 डिप्लोमेसी में कब तो फायदा लेगी ही लेगी, लेकिन जिस तरह से जो उनके वरिष्ठ मंत्री हैं उनके अपने अनुभव है, उनका भी सरकार यह फायदा लेने की जो है वो कोशिश कर रही है और ऑपरेशन गंगा को तेज करने की जो कवायद की जा रही है, ताकि अधिक से अधिक, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन है, वॉर की कंडीशन है, और ऐसे में जो भारतीय फंसे हैं, भारतीय छात्र फंसे हैं, उन्हें वापस देश बुलाने की जो कवायद है वो की जा रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और साथ ही यूक्रेन में जो राजस्थानी छात्र फंसे हुए हैं उनसे जुड़ी बड़ी खबर सुन लीजिए। गृह विभाग ने एक पोर्टल बनाने के निर्देश दिए हैं। DOID को एक पोर्टल बनाने के निर्देश गृह विभाग की ओर से दिए गए हैं। यूक्रेन में फंसे राजस्थानी छात्रों की जानकारी के लिए ये पोर्टल बनाया जाना है। सुरक्षित वापसी, आवश्यक कदम आसानी से उठाए जा सके, इसके लिए ये कवायद की जा रही है। खबर राजसमंद से है। यहां नगर परिषद में हंगामा चल रहा है। हंगामा हुआ, इस मामले में कलेक्ट्रेट पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। दरअसल नगर परिषद की जो बजट बैठक थी उसमें जमकर हंगामा देखने को मिला था। जो कांग्रेस पार्षद हैं उन पर महिला पार्षदों के अपमान का आरोप लगा। इस संबंध में बीजेपी आक्रोशित है, कलेक्ट्रेट पर पहुंची और प्रदर्शन कर रही है। कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने का कार्यक्रम इनका है। फिलहाल प्रदर्शन किस तरह से किया जा रहा है आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी कलेक्ट्रेट पर जुटी हैं। ताली बजाकर नारे लगाए जा रहे हैं और लगातार प्रदर्शन को बढ़ाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अल्केश से। अल्केश, इस वक्त क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं वहां पर प्रदर्शन की? जी, मैं सबसे अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, कल राजसमंद नगर परिषद की बैठक में बजट की बैठक हुई थी। उस बैठक में काफी हंगामा हुआ था। बीजेपी और कांग्रेसों के पार्षदों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई थी। बीजेपी ने यह आरोप लगाया था कि हमारे पार्षदों के ऊपर हमला किया गया, महिला जो विधायक है दीप्ति माहेश्वरी, उनके साथ अभद्रता की गई और पानी की बोतलें फेंकी गई, हमारे कागज फेंके गए। इसी बात को लेकर भाजपा के जो विभिन्न धड़े हैं, संगठन, उनकी ओर से आज प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर परिषद सभागार के जो है वहां से बीजेपी पार्षदों ने और बीजेपी के नेताओं ने एक रैली निकाली जो कलेक्टर के बाहर पहुंची। कलेक्टर के बाहर पहुंचकर बीजेपी नेताओं ने काफी देर तक नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। अब भी फिलहाल जो भाजपा नेताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें जो पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई। साथ ही भाजपा जो विधायक है दीप्ति माहेश्वरी, उनकी ओर से अलग से मांग, स्पेशल मांग ये रखी गई है कि कल जो हंगामा हुआ था उसमें नगर परिषद की एक LDC कर्मचारी थी जो वहां वीडियो बना रही थी और उसने भाजपा के जो पार्षद थे उनके साथ अभद्रता की थी, उनके खिलाफ, और एक जो पार्षद पति है जो सरकारी सेवा में शिक्षक है उनके खिलाफ, दो जो सरकारी कर्मचारी, उनके खिलाफ भी उन्होंने अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। विधायक दीप्ति माहेश्वरी का कहना है कि जो सरकारी कर्मचारी है वो इस तरह से किसी बोर्ड की बैठक में जनप्रतिनिधियों के साथ अभद्रता नहीं कर सकते। वहीं बीजेपी के हाथ अब ये मुद्दा लगा तो बीजेपी इस मुद्दे को लगातार आंदोलन के रूप में इसको आगे बढ़ाना चाहती है। वहीं युवा मोर्चा की ओर से अब ये कहा गया है कि युवा मोर्चा लगातार जो उपखंड स्तर पर जो घटना हुई है बजट बैठक में, जो भाजपा के नेताओं और पार्षदों के जो बदसलूकी हुई है, उनके साथ मारपीट हुई है, इसको लेकर उपखंड स्तर तक भी युवा मोर्चा प्रदर्शन करेगा। जी सपनील, तो फिलहाल अभी जब प्रदर्शन चल रहा है, क्या कलेक्टर से उनकी मुलाकात हुई है? क्या ज्ञापन सौंप दिया गया है? जी हाँ, भाजपा नेता फिलहाल कलेक्टर से मुलाकात कर रहे हैं, कलेक्टर के कक्ष में हैं, उनको सारी अपनी बात बता रहे हैं और ये ज्ञापन उसके बाद ज्ञापन सौंपेंगे। जी सुनील, तो इनकी अगली रणनीति यह है कि चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को बढ़ाया जाए, वो क्या डिमांड रख रहे हैं?
अब हाँ, भाजपा इस आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना चाहती है। भाजपा का कहना यह है कि हमारे जनप्रतिनिधि और जो, क्योंकि उस बैठक में राजसमंद की जो विधायक है दीप्ति माहेश्वरी वो मौजूद थी, और दीप्ति माहेश्वरी ने खुद ने ये कल ये मीडिया में स्टेटमेंट दिया था, सबके सामने आकर ये बताया था, और खुद ने ये वीडियो जो बताए थे कि किस तरह से दीप्ति माहेश्वरी के पास ऊपर पानी फेंका गया, कुछ गाड़ियां फेंकी गई, और कुछ जो महिला पार्षद थी, कांग्रेस की महिला पार्षद थी, उन्होंने उनके साथ अभद्रता की, उनके साथ मिसबिहेव किया। तो उनका ये कहना था कि जब एक विधायक के जो गरिमा होती है, उस गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है कांग्रेसी पार्षदों के द्वारा, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। चलिए, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। देखिए, जो बजट बैठक हुई थी वो काफी हंगामेदार थी, और उस दौरान जो घटनाक्रम रहा था उससे बीजेपी पार्षद, बीजेपी कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि महिला पार्षदों का अपमान किया गया, और भी कई सारी बातें बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं, और इसीलिए आज आक्रोशित होकर कलेक्ट्रेट पर जुटे और लगातार नारेबाजी की। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मिल रहा है, वो अपने मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपेगा, लेकिन ये संकेत साफ दे दिए गए कि ये मामला, ये प्रदर्शन आज ही थमने वाला नहीं है। ये मामला, ये प्रदर्शन अभी आगे भी बढ़ेगा। राजसमंद की जो जिला इकाई है वो इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाने के तरीकों पर, रणनीति पर मंथन कर रही है। लगातार इस मुद्दे को हॉट रखा जाएगा और ये बताया जाएगा कि कांग्रेस ने महिला पार्षदों का अपमान किया है। तो फिलहाल बीजेपी आक्रोशित है, प्रदर्शन कर रही है। कलेक्टर से बीजेपी प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात चल रही है। ये प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर को ज्ञापन सौंप रहा है, जिसमें उनकी मांगे हैं। मुख्य तौर पर कांग्रेस पर जो महिला पार्षदों के अपमान का आरोप लगाया गया है उसे हाईलाइट किया गया है और अपनी कुछ डिमांड्स से अवगत करवाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कलेक्ट्रेट पर बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जुटे हैं और नारे लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरह से वहां पर धरना दिया हुआ है और प्लानिंग आगे भी प्रदर्शनों की कड़ी की बन चुकी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। यूक्रेन संकट पर पीएम की बैठक खत्म हो चुकी है। वहां फंसे भारतीयों को लाने का मिशन ऑपरेशन गंगा तेज किया गया है। 4 मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे। हरदीप पुरी, वीके सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू। रूस यूक्रेन पर आज रात 8:30 बजे यूएन महासभा की बैठक होगी। इसमें यूक्रेन मुद्दे पर चर्चा और वोटिंग की जाएगी। यूएनएससी की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी। पक्ष में 11, विरोध में 1 वोट पड़े। 15 में से 11 देशों की पक्ष में वोटिंग हुई थी। प्रस्ताव का रूस ने विरोध किया। यूएनएससी की बैठक में भारत ने कहा बातचीत से मामले का हल निकाला जाए। यूक्रेन में कीव से 150 किलोमीटर दूर मिसाइल हमले में एक इमारत में आग लग गई। धमाकों की आवाज सुनी गई। खार्किव में भी रूस ने धमाके किए और जंग के बीच हालात पल पल बदल रहे हैं। रूस ने परमाणु डिटरेंट फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दिए हैं। बुधवार को परमाणु निगरानी एजेंसी बैठक करेगी। और कुछ लाइव तस्वीरें इस वक्त हमें मिल रही हैं जयपुर से। जो खिलाड़ी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट पर खिलाड़ी जुटे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। स्पोर्ट्स कोटे से जुड़ी इनकी मांग है। नारेबाजी लगातार चल रही है। सहयोगी महेश दाभीच मेरे साथ हैं। महेश, क्या डिमांड्स हैं इनकी? ये देखिए, आमतौर पे बेरोजगार अभ्यर्थियों को आपने सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन करते हुए देखा है, लेकिन ये जो है राजस्थान के अलग अलग जिलों से आए खिलाड़ी हैं जो बाहरी खिलाड़ियों को भर्ती करने के विरोध में यहाँ पर पहुंचे और अपना ज्ञापन और अपना जो मांग पत्र है वो सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं। खिलाड़ियों का ये कहना है कि राज्य में जो खेल कोटे में जो भर्तियाँ की जाती है
उसमें बाहरी जो है राज्यों के खिलाड़ियों को जो है भर्ती किया जा रहा है, ये किसी भी हाल में उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ के राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं वो इसका नुकसान उठा रहे हैं, उसका खमियाजा उठा रहे हैं। मैं खिलाड़ियों से बात करने की कोशिश है, कौन से खेल से जुड़े हैं? मैं सर शूटिंग गेम से हूँ और मैं नेशनल इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ अपने। क्या समस्या, किस तरह की बात है? सर समस्या ऐसी कि जो एसआई की अभी हाल ही में खेल कोटे की जो भर्ती हुई है वो बिल्कुल भी रूल रेगुलेशन के हिसाब से नहीं हुई है। इसमें अधिकतर इन्होंने बाहरी प्लेयरों को उसमें मौका दे दिया 28 की 28, और जबकि राजस्थान के खिलाड़ी बेरोजगार हैं। जब आप स्टेट की खिलाड़ियों को रोजगार नहीं दे रहे, बाहर के स्टेट की आप बेरोजगारी दूर कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। आप सर मैं यहीं से जयपुर से हूँ सर, मेरा नाम राजेंद्र लामोरिया, और मैं सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो अभी शांति प्रिय क्या आप जो है मांग यहाँ पर अपनी जो खिलाड़ियों की रख रहे हैं? किन किन खेलों से जुड़े खिलाड़ी इसमें पहुंचे हैं? इसमें सभी खेलों के खिलाड़ी पहुंचे हैं और आज प्रदेश भर के अंदर सभी जिला मुख्यालयों पर राजस्थान के खिलाड़ी और खेल प्रेमी गहलोत साहब के इस तानाशाही रवैये के खिलाफ ज्ञापन दे रहे हैं। राजस्थान सरकार के अंदर नियम है और हर राज्य के अंदर ये नियम होता है कि राज्य सरकार की खेल कोटे की भर्तियों में राजस्थान के उसी शहर के मूल निवासी खिलाड़ी आ सकते हैं, लेकिन राजस्थान के लोगों ने, राजस्थान की सरकार ने काफी बड़ी संख्या के अंदर खिलाड़ियों के साथ घोटाला किया है और इसको लेकर बाहर के खिलाड़ियों को शामिल किया है। इसका विरोध हम आज कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं। कौन से खेल से हो आप? सर हैंडबॉल। हैंडबॉल से आए हो, क्या बात है आप लोग के साथ में? क्या क्यों कह रहे हो कि अन्याय हो गया है? क्योंकि सर ये इसमें एसआई की भर्ती है जिसमें राजस्थान के खिलाड़ियों को लेने का था, लेकिन वो ले रहे बाहर के खिलाड़ियों को ले रहे। आपको खेल कोटे में आपको नियुक्ति नहीं मिल पा रही है? हाँ सर। ये देख रहे हैं आप स्वप्निल की जो अलग अलग खिलाड़ियों से बात करने की कोशिश की है यहाँ पे, और ज्यादातर जो है अलग अलग खेलों से, अलग अलग जिलों से जो खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे हैं, तो एक ही बात यहाँ पर रख रहे हैं कि जो खेल और खिलाड़ी हैं उनकी बात यहाँ पर राजस्थान के खिलाड़ियों की होनी चाहिए। या जब यहाँ की भर्ती की जा रही है और यहाँ का खेल कोटा है, तो यहाँ के खिलाड़ियों को क्यों प्राथमिकता नहीं दी जा रही? इसी तरह की मांग जो है पहले बेरोजगार भी कर रहे थे, लेकिन अब खिलाड़ी उतरे हैं और कह रहे हैं कि ये नियमों के खिलाफ है कि खेल कोटे की जब आप बात कर रहे हैं तो उसमें कमोवेश राजस्थान के खिलाड़ियों की बात होनी चाहिए। खिलाड़ियों का जो हक है राजस्थान के खिलाड़ियों का, वो नहीं मारा जाना चाहिए। तो आज तमाम खिलाड़ी यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के लिए उतरे हैं, ज्ञापन देने जा रहे हैं। उसके बाद में कहा है कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो उसके बाद में आंदोलन उग्र किया जाएगा। महेश, आपको याद होगा इस बार हमने बजट में स्पोर्ट्स से जुड़ी काफी घोषणाएं सुनी, जिस पर प्रदेश सरकार भी अपनी पीठ थपथपाती नजर आई। इसके अलावा अन्य चीजें भी रही हैं जो खिलाड़ियों के लिए घोषणाएं की गई हैं सरकार की ओर से। क्या उसे ये एक्सेप्ट कर रहे हैं? इनकी डिमांड उसके आगे है? और क्या बजट से पहले जो सीएम ने सुझाव मांगे थे उसमें उन्होंने ये सुझाव रखे थे? देखिए, यही जानने की कोशिश है। कुछ महिला खिलाड़ी हैं यहाँ पर। कौन से खेल से आप? वॉलीबॉल से। अच्छा, आप लोगों ने ये सुझाव अपने पहुंचाए थे सरकार के पास में? नहीं, बिल्कुल पहुंचाए थे। क्या बोला था आपने जब सरकार तक अपनी बात रखी? उसमें क्या आपने कहा था? कोई सुनवाई नहीं। क्या होना क्या चाहिए? नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है इसकी। क्या होना क्या चाहिए? क्या चाहते हैं आप? हमें चाहिए। हक मिलना चाहिए। कहाँ खेलते हैं आप? महारानी स्कूल में। कहाँ से आए आप? हम लोग जयपुर से। क्या खेलते हैं आप? शूटिंग। शूटिंग खेलते हैं आप? कौन से खेल? शूटिंग से सर, नेशनल शूटिंग। राहुल शर्मा नाम है सर। क्या आपने इस बारे में सरकार को अवगत कराया है जो आपकी बात है उसको लेकर? सर करवाया, बिल्कुल करवाया है। क्या बोला गया है? सर हमने सिर्फ यही बोला है कि जो राजस्थान के मूल निवासी उन्हें नौकरी दी जाए राजस्थान की भर्तियों में, ना कि ऐसा नियम है पहले से? एक सर इसमें एक हर भर्ती में एक तय होता है कि अगर कोई भी मतलब ये कि भारी प्लेयर लेने हैं तो 1% होता है। इन्होंने तय परसेंट से 80% ज्यादा बदले ले लिया है। एक तय परसेंट होता है, उससे भी अधिक परसेंटेज पे इन्होंने ले लिया। 28 खिलाड़ी, जहाँ 3 खिलाड़ी लेने थे वहाँ 28 खिलाड़ी ले ली। और ये है कि जिन लोग केवल ऐसा ही भर्ती में है या और भी और भर्तियों में भी है सर, सब। और किन किन भर्तियों में ऐसा आपको देखने को मिला कि खेल कोटा पूरा नहीं? हाल ही में राजस्थान सरकार सब इंस्पेक्टर भर्ती के अंदर बिल्कुल खेल कोटे की पालना नहीं की गई है। राज्य सरकार के खिलाड़ियों का नियम है कि राजस्थान के खिलाड़ियों को ले भर्ती में अब क्या होना चाहिए? इस भर्ती को निरस्त करना चाहिए, बाहर के खिलाड़ियों को बाहर करना चाहिए, सिर्फ राजस्थान के खिलाड़ियों को इसमें मौका मिलना चाहिए। नहीं तो रद्द करने से आप देखते समाधान होगा? क्योंकि भर्ती रद्द होने का मतलब आप समझते हैं? अगर रद्द नहीं करते हैं, बाहर के खिलाड़ियों को बाहर नहीं करते हैं तो राजस्थान खिलाड़ियों के लिए जो अन्याय हो रहा है ना, जो आपको हक अधिकार गिने जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि इनको हक अधिकार मिलना चाहिए। और मैं आपके जरिए राजस्थान सरकार को चेताना चाहूंगा कि अगर हमारा
ढंग से अगर ये बात नहीं सुनी गई तो बड़े स्तर पर आंदोलन होगा। इसके लिए राजस्थान सरकार तैयार रहे। चलिए, शुक्रिया महेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और एक बड़ी खबर और आपको जयपुर से बता दें, पटवार भर्ती परीक्षा मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अभ्यर्थियों का चयन बोर्ड कार्यालय पर प्रदर्शन चल रहा है। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। चौथे चरण वाले स्टूडेंट्स अपना विरोध जता रहे हैं। स्टूडेंट्स की मार्किंग, इनका कहना है कि जो मार्किंग है वो कम की गई है। तो पटवार भर्ती परीक्षा मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी लवली से। लवली, क्या कुछ देख रहे हैं आप और क्या कुछ कह रहे हैं ये अभ्यर्थी? देखिए, अभ्यर्थियों की मांग बिल्कुल साफ है कि जो पटवार भर्ती को लेकर के इन लोगों ने अपनी बात को उठाया था कि भर्ती परीक्षा में जो नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है वो नहीं किया जाना चाहिए, जिसके चलते चौथे चरण के विद्यार्थी जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। इन्होंने स्टूडेंट की मार्किंग को लेकर के भी सवाल उठाया कि इसमें मार्किंग कम हो रही है और इसी के चलते जो है ये तमाम अभ्यर्थी अभी जो है कर्मचारी चयन बोर्ड का जो कार्यालय है वहां पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस का बल लगाया गया है, जाब्ता लगाया गया है छात्रों पर काबू पाने के लिए। हालांकि छात्र अपना शांतिपूर्वक तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपना ये प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और ये मांग उठाने के पटवार भर्ती परीक्षा जो की जा रही है उसमें चौथे चरण के अंदर जो मार्किंग है वो बेहद कम है और नॉर्मलाइजेशन को जो है वो तत्काल उस पर रोक लगाई जाए। जी, तो ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ये किसी को अपना ज्ञापन सौंपना चाहते हैं या फिर इनकी डिमांड्स ये है कि वो किसी से मिलना चाहते हैं और ये कह रहे हो प्रदर्शन के जरिए कि हमें उनसे मिलवाया जाए? देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन से मिलना चाहते हैं, वो अध्यक्ष से मिलना चाहते हैं, उनसे मिलकर के अपनी बात रखना चाहते हैं और ये उनको बताना चाहते हैं कि किस तरह से जो विद्यार्थी हैं बड़ी तादाद में पटवार भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए वो प्रभावित हो रहे हैं चौथे चरण के अंदर। अगर नॉर्मलाइजेशन किया जाता तो बेहद बड़ी तादाद में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा इन लोगों का मानना है, ऐसा इन लोगों का दावा है। हालांकि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से इस संबंध में अब तक कोई बयान जो है वो सामने नहीं आया है, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड के तमाम आला अफसर यहाँ पर मौजूद हैं। किसी ने अभी फिलहाल मिलने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन पुलिस कोशिश कर रही है कि कुछ छात्रों को जो है वो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मिलवाया जाए, उनसे उनकी बातचीत कराई जाए ताकि ये लोग अपनी बात जो है उचित स्तर पर रख सकें और पुलिस प्रशासन को भी एक और धरने से जो जयपुर शहर में लगातार धरने चलते उससे जो है वो राहत मिल सके। जी, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।